अगेती मटर की खेती करके हम 1 एकड़ जमीन से लाखों रुपए कमा सकते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है भी बिल्कुल हकीकत, क्योंकि अगेती मटर के जो बाजार भाव मिलते हैं ना, वो पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दूसरा पहलू आप लोगों को बताता हूँ। हमारे देश में लगभग 60% किसान अगेती मटर की खेती करके अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते। तो आखिर किसान अगेती मटर के अंदर फेल क्यों होता है? वो बुआई करते वक्त कौन सी असावधानी बरतता है? और साथ ही जब हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है, उस टाइम पर किसानों के सामने जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि फसल है वो एक तो पीली हो जाती है, पीली होने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और अक्सर उस टाइम पर किसान है वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगेती मटर की बुआई हमें किस समय पर करनी चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए, बुआई करते वक्त हमें कौन से बीज का चयन करना चाहिए, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, साथ ही हमारी फसल के अंदर ये आने वाली जो बीमारियों को शुरुआत में ही किस तरह से नियंत्रण कर सके, साथ ही हमारी फसल एक शानदार फसल के रूप में हो और उसका जो उत्पादन हो वो बेहतरीन हो। और रेट की रही बात, तो रेट तो अगेती मटर को 100% मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, अपन 60 दिनों के अंदर अगेती मटर की फसल से मात्र 1 एकड़ जमीन से लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं और इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कंडीशन अप्लाई है कि हमारी फसल का जो उत्पादन है वो भी शानदार होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जल्दी से किसान भाई उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको एक से एक शानदार जानकारियां मिलने वाली। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं अगेती मटर की बुआई हमें किस महीने में और किस तारीख से करनी चाहिए। तो अगेती मटर की बुआई का मतलब होता है कि जब आपके एरिया में टेम्परेचर 32 डिग्री या 32 डिग्री से नीचे आ जाए, उस टाइम पर अगर आप मटर की बुआई करोगे तो उसका उत्पादन आपको सबसे बढ़िया मिलेगा। आप अगर महीने के हिसाब से चलना चाहते हो तो लगभग 32 डिग्री या 32 डिग्री से नीचे जो टेम्परेचर आता है हमारा पूरे साल भर में, वो सितंबर का आखिरी वीक होता है या फिर अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अपन बुआई करते वक्त हमें अपने खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, बेसल डोज में हमें कौन कौन से खाद उर्वरक अपने खेतों में डालने चाहिए। इससे पहले अपन बात करते हैं मटर की खेती के लिए मिट्टी कौन सी सबसे उपयुक्त होती है। तो दोस्तों, जिन खेतों के अंदर दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी होती है वो मटर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन अपने खेत की तैयारी करते वक्त हमें बेसल डोज में कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए। सबसे पहले आप अपने खेत की अच्छे से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद आप अगर हो सके तो लगभग 4 से 5 ट्राली देसी खाद अपने खेतों के अंदर जरूर डाल दीजिए। देसी खाद आपका बिल्कुल सड़ा गला होना चाहिए, नया देसी खाद नहीं होना चाहिए गोबर का। अगर आप ताजा गोबर अपने खेतों के अंदर डालोगे तो आपका उत्पादन बढ़ने के बजाय घट जाएगा। तो कोशिश कीजिए अगर आपके पास सड़ा गला गोबर का खाद हो वो डालिए, अन्यथा आप वर्मी कंपोस्ट के लगभग 5 से 8 बैग अपने खेत में 50 किलो वाले वो फैला दीजिए। बहुत ही शानदार आपको उनके रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं अपन फिर रासायनिक खादों की। तो दोस्तों, आप 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट अपने खेत में डालिए। इसके अलावा आप 1 बैग डाई अमोनियम फास्फेट DAP का भी अपने खेतों के अंदर डालिए। इसी के अलावा आप 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और लगभग 15 किलो 1 एकड़ के हिसाब से यूरिया। चूंकि मटर की जो फसल है या फिर दलहनी जितनी भी फसलें होती हैं उनको नाइट्रोजन की इतनी आवश्यकता नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनको सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि हमने जो सिंगल सुपर फास्फेट अपने खेतों के अंदर डाला उसके अंदर भी सल्फर की मात्रा है, तो अपन को लगभग 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर 90% वाला या फिर दानेदार जो सल्फर आती है 80%, वो अपने खेतों के अंदर बेसल डोज में डाल देना। इसके अलावा जमीन के अंदर नीचे कुछ ऐसी बीमारियां होती है, कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनकी वजह से हमारे पौधे एक बार जर्मिनेट तो हो जाते हैं, उनके बाद उनकी जड़ों को काट लिया जाता है, जैसे कि व्हाइट ग्रब है, टर्माइट है या फिर नेमाटोड वगैरह। इनसे बचाव करने के लिए आप या तो 5 किलो फिप्रोनिल जो रिजेंट के नाम से आती है दानेदार, वो अपने खेतों में डाल दीजिए, या फिर आप 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड कार्टेप के नाम से आती है उसको अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। साथ ही अगर ये भी आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहे तो आप 5 किलो कार्बिफ्यूरान अपने खेतों में डाल सकते हो नेमाटोड के लिए। ये सब डालने के बाद दोस्तों अब अपन बात करेंगे बीज का, कि हमें बीज कौन सा लेना चाहिए और बीज की कितनी मात्रा अपने खेतों के अंदर रखनी चाहिए। तो बीज है दोस्तों, बहुत सी वैरायटियां हैं वैसे तो बाजारों में। बाकी जो सबसे ज्यादा और सबसे लोकप्रिय बीज है वो है एडवांटा कंपनी का GS10, इसको सबसे ज्यादा किसान लगाते हैं। इसके अलावा आप AP3 मटर भी लगा सकते हो, पेंसिल मटर भी है, या फिर
जवाहर 2 के नाम से एक वैरायटी आती है, उसको भी लगा सकते हो। बाकी आप अपने एरिया में देखिए, आपके एरिया में कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया उत्पादन देती है। आप किसी की देखा देखी किसी एक बीज के पीछे मत भागिए। अपने एरिया में जो किसान लगातार मटर की अच्छे से बुआई करते आ रहे हैं, बढ़िया उत्पादन लेते आ रहे हैं, उनसे बात कीजिए कि हमारे एरिया में कौन सा मटर का बीज है जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार एक अच्छा परफॉर्मेंस देता हो। उसी बीज को अपने खेतों के अंदर चयन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं अब बीज की कितनी मात्रा हमें पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में बोनी चाहिए। लगभग आप 35 से 40 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से बो दीजिए। ये सही और सफिशिएंट होता है 1 एकड़ के लिए अगेती मटर में। अब बात करते हैं इसकी बुआई करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट। इसको आप फर्श के ऊपर या फिर आप तिरपाल पे डालिए। अच्छे से डालने के बाद उस पे आप पानी के छींटे मार दीजिए। पानी के छींटे मारने के बाद इसमें पर किलो के हिसाब से आप लगभग 2.5 से 3 ग्राम कार्बेंडिजम या फिर आप मैनकोजेब भी ले सकते हो, थायरम भी ले सकते हो, कैप्टान भी ले सकते हो। ये फंजीसाइड हैं जो, उनको लीजिए। उनको लेने के बाद आप ऊपर से छिटक दीजिए। छिटकने के बाद अपने हाथों के अंदर दस्ताने पहन के और आप अच्छे से बीज को मल दीजिए। आप जब इन बीजों को इस फफूंदनाशक के साथ यूं मिलाओगे तो जितना भी आपने ये फफूंदनाशक डाला है, जो अपन ने शुरुआत में पानी के छींटे मारे थे, उसकी वजह से टोटल बीज के ऊपर जो फंजीसाइड है हमारा, जो फफूंदनाशक है, जैसे कि कार्बेंडिजम है, मैनकोजेब है, थीरम है, ये सभी उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी, ऊपर अच्छे से लग जाएगी। उसके बाद आप इसको 2 घंटे के लिए किसी छायादार जगह में सुखा दीजिए। जब आपका बीज सूख जाता है उसके बाद आप अपने खेतों के अंदर इस बीज की बुआई कर दी। बुआई करते वक्त आप 2 विधियों से बुआई कर सकते हो। या तो आप छिटक विधि से बुआई कीजिए या फिर आप सीड ड्रिल मशीन। मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ आप सीड ड्रिल मशीन से इसकी बुआई कीजिए। दोस्तों, बुआई करने से पहले अपन को एक और सावधानी बरतनी है। देखिए, आप जब मटर की बुआई करने जा रहे हो तो आपकी जमीन के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। एक तो आपके खेतों के अंदर ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, साथ ही आपके खेतों के अंदर इतनी कम भी नमी ना हो कि बीज की जर्मिनेशन ही ना हो पाए। तो आप देख लीजिए, अपनी मिट्टी को उठाइए, मिट्टी को उठा के देखिए आप, अगर वो अच्छे से उसका लड्डू बन जाता है, मतलब एक तरह से एक भुरभुरी नमी आपके खेत के अंदर हो, उस टाइम पर आप अपनी ज़मीन में मटर की बुआई कर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर किसान क्या करता है, या तो उसके खेत की जो नमी है बिल्कुल सूख जाती है, या फिर वो पहले अपने खेत के अंदर पले हुआ करता है, पले हुआ करने के बाद वो तुरंत अपने खेतों में मटर की बुआई कर देता है। अगर ज़्यादा नमी में भी आप मटर की बुआई करोगे तो आप देखोगे आपके पौधे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। वो एक तो शुरुआत के अंदर जब उनकी जर्मिनेशन होगी उस टाइम पर तो जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर आप देखोगे लगभग 10 से 15 दिन के बाद पौधे हैं उनके अंदर बीमारियां आ जाएगी, जड़ों से संबंधित उनमें फंगस लग जाएगा, काली जड़ पड़ जाएगी, उकटा रोग लग जाएगा, या फिर वो पीले पड़ जाएंगे। और साथ ही अगर आपकी ज़मीन के अंदर ज़्यादा नमी है और उस टाइम पर आपने बुआई की है तो आपके खेतों के अंदर खरपतवार भी ज़्यादा निकलेंगे, बजाय अगर आपके खेतों में भुरभुरी नमी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने अपने खेत में मटर की बुआई तो कर दी, लेकिन इसके बाद हमारी फसल से एक बढ़िया उत्पादन हो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बाद में बरतनी है। तो देखिए, आपके जो मटर के बीज हैं वो लगभग 6 से 7 दिन या 8 दिन के अंदर जमीन से बाहर आ जाएंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे, उनके अंदर अंकुरण हो जाएगा अच्छे से। जैसे अपन खेत के अंदर फसल की बुआई करते हैं और जब पौधा है वो ग्रोथ करने के बाद उसके अंदर जब फ्लावरिंग स्टेज आती है उस टाइम पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई भी हमें खुली मतलब फ्लड इरिगेशन से नहीं करनी चाहिए, हमें या तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी चाहिए। स्प्रिंकलर भी अपन को इतने नहीं चलाने चाहिए कि खेत में पानी खड़ा हो जाए। स्प्रिंकलर भी आप अगर चलाते हो तो अपने खेतों में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा स्प्रिंकलर मत चलाइए, क्योंकि शुरुआती चरण में आप देख रहे होंगे मटर की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अंदर हल्की नमी बन जाए, जब हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो जाए उस टाइम पर अपन को NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 का स्प्रे कर देना है। ये स्प्रे करने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद हमें दूसरा स्प्रे करना है। उसके अंदर अपन को एक तो इंसेक्टिसाइड थायोमेथोक्सम 25% आता है वो लेना है। उसके अलावा आपको फंजीसाइड, या तो आप कार्बेंडिजम मैनकोजेब लीजिए, या फिर आप कार्बेंडिजम लीजिए, या फिर आप थाइफेनेट मिथाइल लीजिए। इनको लेकर स्प्रे कर देना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपकी फसल के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू या फिर और फंगस जनित बीमारियां नहीं लगे, साथ ही आपकी फसल के अंदर जो भी रस चूसक कीट है वो आपके फसल के अंदर नुकसान ना पहुंचाए। तो उम्मीद है दोस्तों बताई हुई जानकारियों को आप अपने खेतों के अंदर अप्लाई करके अगेती मटर से बहुत बढ़िया उत्पादन लोगे। इसी तरह से खेती से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।